पेशकश बजट 2021 ग्रोथ की वैक्सीन में आप सभी का स्वागत है। कोरोना ने हमारे हेल्थ केयर सेक्टर की खामियों को एक्सपोज कर दिया है। देश के अलग अलग शहरों से आई कोरोना की तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि हमें बीमार हेल्थ केयर को सेहतमंद बनाने की बेहद जरूरत है। मजबूती से इकोनॉमी के लिए हेल्थ केयर का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। इसलिए बजट 2021 से हेल्थ केयर सेक्टर मांग रहा है ग्रोथ की वैक्सीन। जी हाँ, तो क्या इस बार का बजट हेल्थ केयर को मजबूत करने पर करेगा फोकस, और क्यों बजट में हेल्थ केयर पर खर्चा बढ़ाने की जरूरत है? इस सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स की राय क्या है और क्या है मांगे बजट से हेल्थ केयर से जुड़े ऐसे सभी सवालों को लेकर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ है सीआईआई हेल्थ केयर काउंसिलिंग के प्रेसिडेंट और मेदांता के एमडी डॉक्टर नरेश त्रेहान, सीआईआई के हेल्थ केयर काउंसिल की सदस्य और अपोलो हॉस्पिटल की एमडी सुनीता रेड्डी जी, सीआईआई के ही सदस्य और फोर्टिस के ग्रुप सीईपी डॉक्टर आशुतोष रघुवंशी और इसकी सलाहकार डॉक्टर शबनम सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये ग्रोथ की वैक्सीन पर जो चर्चा हम करने जा रहे हैं बेहद जरूरी है। आई थिंक इस बजट में अगर एक चीज पर फोकस है तो वो होगा हेल्थ केयर पर। ये बात तो हम एक तरह से सब मान चुके हैं। इनफैक्ट हमने जाना है सूत्रों से कि सरकार स्वास्थ्य निधि के एक योजना का ऐलान यहाँ कर सकती है, जहाँ एक बड़े फंड भी अनाउंस किया जा सकता है हेल्थ केयर को लेकर। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं डॉक्टर नरेश त्रेहान के पास जाना चाहूंगी और उनसे ओके डॉक्टर त्रेहान हमारे साथ जस्ट जुड़ेंगे 1-2 मिनट में, बट हम चलते हैं शबनम सिंह जी के पास और फिर हम चलेंगे आशुतोष रघुवंशी जी के पास और जानेंगे कि बजट में जो पूरा हेल्थ केयर पर फोकस है, क्या उम्मीद लगा रही है इंडस्ट्री, क्या होना चाहिए और क्या सरकार को यहाँ 2-3 बड़ी बातों पर फोकस करना चाहिए। शबनम जी आप बताइए। तो पहली चीज, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मुद्दा उठाया है और आपने बहुत ही सही चीज बोली कि हेल्थ केयर को इमीडिएट जरूरत है वैक्सीन की। और इस वैक्सीन के दूसरे काफी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं इससे, और इसके पार्ट हैं। नंबर 1 तो है इसको नेशनल प्रायोरिटी दी जाए। हर बार जब भी कोई हादसा ऐसे होता है, जैसे कोविड है, पहले डेंगू होता था, H1N1 होता है, पब्लिक और सरकारों की जो मेमोरी है वो सिर्फ उतने तक रहती है जब उनकी ज़रूरतें हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं। तो इसमें बहुत बहुत ज़रूरी है कि इस बार हम पूरी तरीके से अपना फोकस इस सेक्टर पे लाएं, उसको एक नेशनल प्रायोरिटी दें। नंबर 2, इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए, इसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, बिल्कुल जैसे आईटी सेक्टर के लिए किया गया है, एजुकेशन के लिए किया गया है। जो भी उनको छूट दी है, जो भी उनको इजी एक्सेस टू फंडिंग है, वो दिया जाए। कोविड ने एकदम ये दिखा दिया है कि बिना प्राइवेट सेक्टर के और उसकी ग्रोथ की, और पब्लिक सेक्टर भी, इट इज नॉट एज इफ कि पब्लिक सेक्टर को भी पैसों की जरूरत है, दोनों को जरूरत है। परंतु हमारे देश में क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पूरी तरीके से छाया नहीं गया है, प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छा किया है ये आयुष्मान भारत की प्रोजेक्ट से, परंतु ये पूरी देश को नहीं कवर करती है। तो जब तक हम इसको मैंडेट नहीं करेंगे, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रक्रिया है वो हर जगह में नहीं जाएगी, तो इसमें फंडिंग नहीं आएगी, लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप भी कहीं से पैसे लेते हैं तो वो आपसे ब्याज मांगता है। वही हमारे साथ होता है हेल्थ सेक्टर में। हम जाते हैं अस्पताल चलाने के लिए, ऑपरेशनल खर्चे होते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, वो जो ब्याज बैंक और बाकी लोग मांगते हैं वो आम तरक्की के इंडस्ट्रीज की तरह होते हैं। इसके लिए कोई डिफरेंशियल नहीं है, कोई छूट नहीं है। तो जब तक ये साइकिल ऑफ इवेंट्स नहीं चेंज होगा, और ये सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, एक तो ये है। दूसरा जो है रेगुलेशन के है, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब रेगुलेशन आती है, प्राइस कैपिंग आती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, हर चीज में कोई अच्छे लोग होते हैं, कोई इतने अच्छे नहीं होते। सो प्राइस कैपिंग, रेगुलेशन, प्राइसिंग, ये सब ठीक है, पर इसकी साइंटिफिक जांच की जाए कि इसका क्या एग्जैक्ट कॉस्ट है। आप कोई चीज नहीं खरीद सकते हैं जब तक वो अपनी कॉस्ट रिकवरी नहीं होती है।
आज की तारीख में सेंट्रल रेगुलेशंस हैं, स्टेट रेगुलेशंस हैं, और वो इतने जल्दी तरीके से हर कभी-कभी क्या होता है, जैसे पैंडेमिक हुआ, ठीक है, रेगुलेशंस को बहुत जल्दी चेंज करनी, एंड गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है इसमें, इसमें कोई दो राय ही नहीं हो सकती है। परंतु रोज-रोज के लिए अगर आप घड़ी-घड़ी में चेंज करेंगे, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकता हूँ और बैंकों को वापस पैसे दे सकता हूँ। परंतु अगर आपकी रेगुलेशंस इस प्रकार से बनेंगी कि आपको वो रेवेन्यू नहीं मिलेगा, तो आप तो किसी को दे नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। जी। पीपल विल नॉट इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर, चाहे वो ओके। डोमेस्टिक हो, चाहे एफडीआई हो। सो दोनों चीजें साथ चलनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, टैक्स रिलीफ मिलनी चाहिए, रेगुलेशंस जो हैं इस प्रकार से होनी चाहिए कि दे शुड इंसेंटिवाइज पीपल। अभी क्या है, सब लोग राइटफुल इमोशंस बहुत आए हैं, तो सभी लोग इसमें इन्वेस्ट करने के लिए चाहेंगे, और क्यों नहीं करना चाहिए। हेल्थ जी। इज तो पब्लिक, इट इज मेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये यस, मेरे बिल्कुल। और आई थिंक ये ओपनिंग आपने बात रिमार्क्स कही हुए। कि इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने की एक वजह है, लोगों का इंटरेस्ट भी है, तो उसपे हमें बोलते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, तो वहाँ आपने इम्पोर्टेंट बातें कही हैं, बिल्कुल। आई थिंक ये सरकार भी समझ रही है, यहाँ बहुत ज़रूरत है काम करने की, और बिल्कुल समय सही होगा इस वक्त। आशुतोष, डॉक्टर आशुतोष, आपके पास आऊँगी और आपसे जानना चाहूँगी, फिर डॉक्टर त्रेहान भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, मुझे पता चला, तो उनके पास भी जाते हैं, बट पहले आपके पास ये जानना चाहेंगे किस तरीके से आप देख रहे हैं इस बजट को। आई थिंक ये हेल्थ केयर के लिए तो बहुत ही के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई है, तो आप क्या कहेंगे इस? जैसा कि शबनम जी ने बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाए जो एक इंडस्ट्री के लिए जरूरी हैं। आ, आपने जैसा शुरू में कहा, बहुत सी जो खामियां हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री की और हमारे डिलीवरी सिस्टम की, वो एक तरीके से उजागर हो गई ये महामारी के कारण। और ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी की तरह इसे देखा जाए अगर, तो अच्छा होगा। कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो बजट में जरूर कंसिडर गवर्नमेंट को करने चाहिए, और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के पूर्ण विकास के लिए आई थिंक ये जरूरी होगा कि कुछ स्टेबल मेजर्स किए जाएं जिससे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री सस्टेनेबल हो। अभी जिस तरीके के नियमों के अंतर्गत हमें काम करना पड़ता है, वो सब जिस तरीके से, एक तरीके से जनरली जो भी और अन्य इंडस्ट्रीज के लिए नियम है, वही हेल्थ केयर के लिए भी हैं। सो कॉर्पोरेटाइज हेल्थ केयर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक तरीके से सस्टेन करना। सो वो एक लॉन्ग टर्म मेजर्स की भी जरूरत है। शॉर्ट टर्म मेजर्स में अगर आप पूछे तो जीएसटी के चलते थोड़ा कुछ गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, क्योंकि जीएसटी में हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई हैं, पर हमारे क्योंकि सर्विसेज एग्जम्प्ट हैं और वो हमें इनपुट क्रेडिट नहीं मिल पाता है। अगर इसमें सरकार विचार करे तो हो सकता है कि वो या तो 0% पे इसको कर दें, या बहुत ही कम दाम पे उसको रखे, से 5% या ऐसा कुछ, ऐसा स्लैब कोई उसका निर्धारित करे, वो बहुत जरूरी होगा। दूसरी बात यह है कि एक जो जब सब नियम और जो कंट्रोल्स हैं उनके ऊपर एक तरीके से उसमें कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर बार बार नियम परिवर्तित होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान ले जाने में प्रॉब्लम है, कॉर्पोरेट ऑफिस से सर्विसेज देने में प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क्स को उसमें बहुत समस्या है। तो इन सब पर भी गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। ओके, उसके तो ये अलावा कुछ और जी जी सर, बताएं। इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप पूछें तो उसमें ये जरूरी होगा कि इस तरीके का एनवायरनमेंट किया जाए कि कुछ तरह के इंसेंटिव्स हों जिससे कि हेल्थ केयर में लोग इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज। ओके, तो ये यहाँ पर भी सरकार थोड़ा बहुत तो काम डेफिनेटली कर रही है, चाहे वो मेडिकल डिवाइसेस हो, R&D के बारे में भी बात हम सुन रहे हैं। सरकार PLI स्कीम के तहत कुछ अनाउंसमेंट्स यहाँ करते हुए नजर आ रही है, तो आई थिंक एक अच्छी बात ये होगी कि गवर्नमेंट ये बात समझ चुकी है और यहाँ फोकस करने की जरूरत है, ये भी बात तय है, और अब जो है स्कीम्स रोल आउट करने की बात हो रही है। डॉक्टर त्रियान, मैं आपके पास आना चाहूंगी।
आप चूंकि इंडस्ट्री वेटरन हैं, आप हेल्थ केयर कमिटी रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री साइड, फ्रॉम सीआईआई। जो रिकमेंडेशंस गई हैं सरकार को, ये बात तो तय है सर, एक फंड बन के एक बड़े रूप में सरकार का फोकस इस बजट में हेल्थ केयर रहेगा, बट क्या इंपॉर्टेंट है इस वक्त सोचना जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर के लिए जरूरी कर दे, और और हम बहुत तरक्की देखें, इंडिया का एक बड़ा पार्टिसिपेशन देखें हेल्थ केयर सर्विसेज में सर। उसके अगर जो आप पहलू देखोगे कि एक तो ये जाहिर हो गया कि जो पैंडेमिक ने सिखाया कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टरों की और हेल्थ केयर वर्कर्स की जो कमी, ये सब चीज़ें हमारे सामने आ गई कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक कंट्री की हेल्थ केयर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत एसेंशियल है। इसको मद्देनजर रखते हुए हम अगर जो देखेंगे कि आज के दिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जो जो उपस्थितियां हैं आज के दिन में, एक तो उनको अच्छी तरह से तालमेल से काम कराया गया, तो इसीलिए आप देखेंगे कि पैंडेमिक के लड़ने में हमारी कितनी एफिशिएंसी रही, दुनिया से सबसे अच्छे रिजल्ट निकले और लोगों को बहुत कम कॉस्ट पे भी रिलीफ मिला। सो अगर जो ये हमारी खूबी है हिंदुस्तान की कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आपस में तालमेल करके अगर जो प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज, तो दो बातें होंगी। एक तो जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो उसमें भी लिमिट करी जा सकती है कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो काबू में रहे, क्योंकि कई जगह फैसिलिटीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर में है, कई पब्लिक सेक्टर में है, पर अगर जो इनको एक इनकी माला बना दी जाए और सारे देश को इनके माध्यम से हेल्थ केयर देंगे, तो हमारी कैपिटल कॉस्ट भी घट जाएगी और एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज ये है कि आज के दिन जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ बहुत ही कठिनाइयां हैं। सबसे पहली कठिनाई तो मैं ये बोलूंगा कि प्राइवेट सेक्टर अपने आप की ना सोचते हुए CGHS, ECHS, ESIC के जो इंश्योर्ड लोग हैं उनकी भी सेवा करते हैं और तैयार भी हैं। पर क्या होता है कि एक तो उनके रेट्स बहुत कम है, पर जो वो उसके बावजूद दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है कि उनकी जो पेमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाती हैं। तो जो मेडिकल प्रोवाइडर्स हैं उनको बोरो करना पड़ता है अपने ऑपरेशन चलाने के लिए, तो जो आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो मेरे तो ये एक सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है गवर्नमेंट को कि इस बजट के माध्यम से ऐसा किया जाए कि जो आउटस्टैंडिंग बिल्स है और जो रिकरेंट सिस्टम चल रहा है उसको एफिशिएंट बनाया जाए, जो पेंडिंग है उसको उसकी पेमेंट कर दी जाए, जो बिल्कुल बिल पास हो चुके हैं पड़े हुए हैं पेमेंट के लिए, उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जो आज प्राइवेट सेक्टर जूझ रहा है सर्वाइवल के लिए, उसको एक ग्रांट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो बिल ड्यू है उनके दे दें तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। वेलकम बैक। बजट 2021 ग्रोथ की वैक्सीन फोकस है हेल्थ केयर सेक्टर पर, और हमारे साथ जैसा आप जानते हैं टॉप इंडस्ट्री वेटरन्स जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके का इस बार बजट आने की उम्मीद रख रहे हैं और क्या करना चाहिए इंडिया को यहाँ लीड लेने के लिए हेल्थ केयर स्पेस में। डॉक्टर नरेश त्रेहान हमारे साथ हैं, डॉक्टर आशुतोष रघुवंशी और शबनम सिंह जी। डॉक्टर रघुवंशी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी। यहाँ इंडिया की जब हम बात करते हैं और जिस तरीके की यहाँ JVs या टाई-अप्स या पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस होने चाहिए टू ब्रिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी, आपको लगता है वहां पर कुछ काम की जरूरत है और वहां पर सरकार को थोड़ा फोकस करना चाहिए? जिस तरह से FDI खुला है इस सेक्टर में, क्या रिस्पांस उतने अच्छे मिल पा रहे हैं? कहाँ दिक्कत है और उसकी क्या सोल्यूशन आप देखते हैं सर? जहां तक देखा जाए हेल्थ केयर डिलीवरी का सवाल है, इंडिया में स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं।
और यहाँ पे इसमें कुछ टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। या इंडियन स्पेशलिस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूशंस में सारी कैपेबिलिटी है। जहां तक फॉरेन कोलैबोरेशंस की बात आप करें तो इक्विपमेंट के सिलसिले में जरूर मैं कहूँगा कि वहाँ पे बहुत काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि महंगे इक्विपमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करके अगर देश में बनाए जा सकें तो उससे बहुत फायदा होगा हेल्थ केयर सेक्टर को कंप्लीटली, और खास तौर पे पब्लिक सेक्टर को। और कोलैबोरेशंस आई थिंक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के लिए भी बहुत जरूरी हैं। जब तक यहाँ पे दोनों सिस्टम्स जो हैं, पब्लिक या प्राइवेट, दोनों ही जरूरी हैं और दोनों को साथ साथ काम करना जरूरी है। जैसा कि पैंडेमिक के दौरान भी बहुत क्लियर हुआ है कि ना तो पब्लिक सेक्टर अकेले काम कर सकता है, ना प्राइवेट सेक्टर अकेले काम कर सकता है। तो उसमें अगर और कोलैबोरेशंस हो तो शायद वो देश के लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। बिल्कुल, सो कोलैबोरेटिव अप्रोच यहाँ रखनी है और बिल्कुल दिखा। शबनम सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एक तकलीफ जो इंडियंस फेस कर रहे हैं और खास करके ये हमेशा बात कही जाती है कि कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव है फॉर अ कॉमन मैन इन द कंट्री, और वहां पर जो दिक्कत है उसको कैसे एड्रेस करें। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्री है उसको सस्टेन करने के लिए जो खर्च होते हैं वो आपको इनकर करने ही पड़ेंगे, पर आम आदमी उतने खर्च भी बेयर करने के लिए सक्षम नहीं है। तो एक अच्छी अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस देने के लिए आम लोगों को कैसे, यहाँ पर सरकार का रोल इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस जो ये गैप है इसको एड्रेस करने के लिए? आज एक सरकारी अस्पताल में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को एज अपोज टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, बट प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस बहुत ज्यादा है। तो आप उसको कैसे देखते हैं? आपने एकदम सही बताया। इसमें प्रिंसिपल पॉइंट ये है कि किसी को पता नहीं है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ केयर, पॉइंट नंबर 1, राइट। एंड कोई आगे नहीं आता है इसको एकेडमिकली एंड साइंटिफिकली एनालाइज करने के लिए। हर इंसान जो है, जो भी, चाहे गवर्नमेंट सिस्टम हो चाहे प्राइवेट सिस्टम भी हो, सब लोग कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। अब इसको सुलझाना पड़ेगा ना, सबको साथ मिलके करना पड़ेगा। अगर आप अस्पताल दिल्ली या मुंबई में करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ लैंड इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हायर देन से मेरठ और अ टियर 3 और अ टियर 4 सिटी। इसमें अंतर तो होएगा ही होएगा ना। उसी प्रकार से जैसे रघुवंशी जी ने कहा, डॉक्टर त्रेहान ने कहा, अगर आपको एक कार्डियक बाईपास कराना है डॉक्टर त्रेहान के साथ और आपको उसी प्रकार की आउटकम्स चाहिए तो आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको सही तरीके के औजार देने पड़ेंगे ना एट द एंड ऑफ द डे, और उसका खर्चा होता है तो उसका भी फर्क है। वही चीज आप अगर कहीं और कराएं और किसी और से कराएंगे तो उसका इनपुट कॉस्ट भी तो उसी प्रकार से होएगा। तो इसमें रैशनैलिटी हैज टू कम इन फर्स्ट। जब रैशनैलिटी आएगी और आप सब समझेंगे कि इस अस्पताल में इतनी उसकी कॉस्ट होगी तो अब आप उसकी प्राइसिंग कराएंगे। अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में देखेंगे तो ये सब चीजें बड़ी वेल लेड आउट है, ये नहीं हो सकता है। एंड अनफॉर्चुनेटली द ट्रस्ट फैक्टर हैज डिटेरियोरेटेड टू सच एन एक्सटेंट दैट कोई समझने के लिए ये मतलब कोई वो रास्ता पे चलना नहीं चाहता है कि मैं समझ तो लूं कि ये क्यों इतना एक्सपेंसिव है, तो जब तक हम लोग इसमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे नहीं चलेंगे तो हम इसको कैसे समझ सकेंगे। आप भी समझ लीजिए, जब भी हम रोजाना घर के चीजें खरीदने के लिए जाते हैं, अगर हम एक दुकान में जाएंगे एक कॉलोनी में और दूसरी दुकान में जाएंगे दूसरी कॉलोनी, उन दोनों में भी तो अंतर होता है, जगह का फर्क है, कॉस्ट की, जी कॉस्ट की उसकी वजह से डिफरेंस आ जाते हैं। बट एक आम आदमी को अफोर्डेबल प्राइस पर हेल्थ केयर सर्विसेज मिले, ये आई थिंक एक देश के लिए एक चुनौती है, ये करना जरूरी है। आई थिंक सरकार को यहाँ स्टेप इन करने की जरूरत भी है जरूर। डॉक्टर त्रेहान, मैं आपसे ये एक आखिरी सवाल है इस पैनल पर क्योंकि समय बस हो ही चुका है खत्म, बट मैं ये जानना चाहूंगी जो अफोर्डेबल हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है ये सवाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जो यहाँ मजबूत करने की बात हो रही है, डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी सिस्टम, कैसे आप देख रहे हैं जो फंड अगर क्रिएट होता है उसका किस तरह से बेस्ट यूज होना चाहिए आपके हिसाब से?
तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक जब हम देश की बात करते हैं और देश के हर एक नागरिक को अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की बात करते हैं, उसके अंदर 2-3 पहलू आते हैं और एक बहुत बड़ा पहलू है एफिशिएंसी। और जैसे मैंने ये भी बोला कि अगर जो हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में तालमेल नहीं रखते तो डुप्लीकेशन होती है, ज्यादा पैसा खर्च होगा और उसका आउटपुट जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा। तो अगर जो हम ये एक तो जैसे बोला डिजिटल एक बहुत एफिशिएंट सिस्टम बना सकता है, डेटा शेयरिंग में, डेटा स्टोरेज में, हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी प्रोटोकॉल्स हैं, उसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के पॉपअप मेन्यूज हैं, ये सब चीजें जब आएंगी इसके EMR के माध्यम से और डिजिटल इंडिया के माध्यम से, इनके अंदर बहुत सारी इनबिल्ट एफिशिएंसीज भी हो सकती है, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी भी कम हो सकती है। हमने क्या सीखा आज पैंडेमिक के टाइम में? जो हमारा प्लान था कि आने वाले 5 साल में हम ज्यादा से ज्यादा टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे हेल्थ केयर में, वो ये 10 महीने में ही आ गया, वो कंप्रेस हो गया। तो आज के दिन क्या है कि पेशेंट को फर्स्ट कंसल्टेशन करने के लिए 50% लोगों को डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास वो टूल्स हैं कि जिससे हम समझ सकते हैं रिमोटली ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कि पेशेंट को क्या तकलीफ है, उसके लिए हम जो टेस्ट होने वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उनकी पॉसिबल ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर जो उनके टेस्ट ऐसे होने हैं जो हमारे पास ही हैं, हमारे हॉस्पिटल में ही होंगे या किसी के हॉस्पिटल में होंगे, या उनकी ट्रीटमेंट करनी है जिसके लिए डॉक्टर की जरूरत है, तब उनको आने की जरूरत है। तो आप ये देखोगे कि 30 to 50% लोगों को अपना घर छोड़ के, सारी फैमिली को लेके 100, 500, 1000 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है। 2 बार एक ही बार में काम हो जाएगा। तो इसीलिए इसके कई फायदे निकले हैं, इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। पर आपने जो बड़ा मुद्दा उठाया जो बहुत जरूरी है कि सारे देश को कैसे हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए, इसका एक ही तरीका होता है जिसको यूनिवर्सल इंश्योरेंस कहते हैं। यूनिवर्सल इंश्योरेंस के टीयर्स होते हैं। जो बिल्कुल पिछड़े हुए लोग हैं उनकी गवर्नमेंट ने फ्री जो आयुष्मान स्कीम बनाई है, बहुत अच्छी स्कीम है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसके रेट्स को रियलिस्टिक बनाने के लिए उस पर थोड़ा डायलॉग चल सकता है, पर ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बड़ी स्कीम बन चली है और बहुत अच्छी स्कीम है हमारे लोगों के लिए। उसके बाद जो लोग हैं जो लोअर मिडिल और अपर मिडिल क्लास और जो हाई नेटवर्थ है, इनके लिए अलग अलग इंश्योरेंस स्कीम्स होनी चाहिए। फॉर अ हॉस्पिटल जो प्राइवेट सेक्टर में है, उनको सबकी सर्विस करनी चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक, पर उसमें क्रॉस सब्सिडी जरूरी है। क्योंकि अगर जो हम रेट्स ऐसे रेट्स पे काम करेंगे जो हम करना चाहते हैं कि जिसके अंदर नुकसान हो रहा है हॉस्पिटल का, पर वो कहीं और मेकअप हो रहा है, तो वो ब्लेंड से हम सर्विस जरूर कर सकते हैं और करना चाहते भी हैं। तो इसीलिए इसके ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए रियलिस्टिकली कि इस टैग को जो हम बना रहे हैं, टैग को कैसे रियलिस्टिक लेवल तक लाया जाए कि पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर कैन वर्क टुगेदर टू डिलीवर द हाईएस्ट केयर टू आवर सिटीजन। और आने वाले 2-4 सालों में ऐसा हो कि हिंदुस्तान के जो मॉडल्स हैं वो सारी दुनिया अपनाए, क्योंकि आज सारी दुनिया में यही प्रॉब्लम है कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर जी हाँ से दुनिया लड़ रही है, समझे आप? तो ये खामी को करने के लिए इंडिया लीड ले सकता है, पर इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल केयरफुल डायलॉग की जरूरत है, जिसमें रियलिस्टिक प्राइसिंग, रियलिस्टिक डिलीवरी सिस्टम बनाए जाए। तो मुझे ये इंडिया की 75th एनिवर्सरी पे हम खड़े होके बोले कि हिंदुस्तान की हेल्थ केयर सबसे बढ़िया है। हिंदुस्तान की हेल्थ केयर सबसे बढ़िया है। और आई थिंक कोलैबोरेटिव अप्रोच की जो आपने बात कही है वो बहुत ही बढ़िया है, और आई थिंक सब इस बात समझ भी रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही हमसे जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए। डॉक्टर त्रिहान, डॉक्टर रघुवंशी एंड डॉक्टर शबनम सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्रोथ की वैक्सीन की जरूरत है और इस बजट में डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो उठाया जाएगा, और उम्मीद कर रहे हैं कि उससे एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के स्पेशल बजट 2021 हेल्थ केयर सेक्टर पर हम